नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं पहले ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों का, जिन बच्चों का या जिन भाई बहनों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, उन्हें हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देते रहें। ठीक है, अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देते रहें। आपका ज़रूर से ज़रूर क्वालीफाई होगा और अब की बार आपके भी बदन पे वर्दी होनी चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों की आज ये बहुत दिनों बाद क्लास लगी है। ठीक है मेरे प्यारे भैया बहनों, बहुत दिनों बाद क्लास लगी है और जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों की क्लास बहुत दिनों से बंद चल रही थी। ठीक है, तो आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। जो हम लोगों ने पीछे टॉपिक छोड़े थे, वहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड पढ़ेंगे 323 से और 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 323 बीसी से 185 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो तरह के स्रोत बताए गए हैं। कहाँ पे? मौर्य वंश में। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के स्रोत देखेंगे हम लोग। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के बाद आप सभी की क्लास नहीं बंद होगी, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, आज के बाद आपकी क्लास नहीं बंद होगी, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट के। आज फिलहाल हिस्ट्री का वीडियो है, लेकिन इसके बाद आप सभी को कुछ समय बाद 1 तारीख से आप सभी को हिंदी का भी और मैथ्स का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आइए और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड है भाइयों 323 से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें हम लोग स्रोत देखेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहला स्रोत हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 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 को सभी लोग जानते हैं। किसने इसे लिखा था? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य। और एक नाम और है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है मेरे प्यारे भैया बहन, इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। विषय देखेंगे इसका। तो अर्थशास्त्र एक क्या है? राजनैतिक पुस्तक है। क्या है? राजनैतिक पुस्तक है। राजनैतिक पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनैतिक पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनैतिक पुस्तक है। किसने, किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों किसके नाम है? चाणक्य के ही नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र का रचनाकार कौन है? चाणक्य है। ठीक है, किस विषय पर आधारित है? राजनैतिक विषय पर आधारित है। ठीक है, दूसरी हम लोग देखेंगे इंडिका। इंडिका। दूसरी हम लोग देखेंगे इंडिका। दूसरी हम लोग देखेंगे इंडिका। 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 इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगा स्थनीज की इंडिका है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेगा स्थनीज की इंडिका। किसकी इंडिका है? मेगा स्थनीज की है। साफ साफ लिख दे, मेगा स्थनीज। मेगा स्थनीज की इंडिका। दूसरा स्रोत हम लोग देखेंगे, दूसरा स्रोत हम लोग देखेंगे महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य। दूसरी पुस्तक, तीसरी कौन सी है? महाभाष्य। 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 महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की।
पतंजल। महाभाष्य किसकी है बच्चों? पतंजल की। महाभाष्य किसकी है? पतंजल की। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और आज हो सकेगा हम लोग मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तक की कहानी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तक की कहानी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी है? पतंजल की है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ठीक है, अगली हम लोग देखने वाले हैं, अगली हम लोग देखने वाले हैं कल्पसूत्र, 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 कल्पसूत्र किसकी है? कल्पसूत्र है भद्रबाहु की। कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु। अगली हम लोग देखने वाले हैं, अगली है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुत बार पुस्तकें ये पूछी गई हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी है बच्चों? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। कौन कौन सी देखा हम लोग? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। किस विषय से रिलेटेड है ये? राजनैतिक विषय से रिलेटेड है। ठीक है, किस विषय से रिलेटेड है? राजनैतिक विषय से। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। महाभाष्य किसकी है? पतंजल की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। और कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु की। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। ये सभी क्या है? एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एक बच्चों और है कथा सरित सागर। ठीक है ना, कौन सी है? कथा सरित सागर। ठीक है ना, किसकी है वो? सोमदेव की। कथा सरित सागर, सोमदेव की। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। ठीक है, कथा सरित सागर किसकी है बच्चों? सोमदेव की है, सोमदेव की है कथा सरित सागर। एक है चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता किसकी है? चरक की है। चरक संहिता किसकी है? चरक की है। चरक संहिता किसकी है? चरक की है। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। और चरक संहिता किसकी है? चरक की है। ठीक है, ये सभी क्या है? साहित्यिक स्रोत है, सभी क्या है? साहित्यिक स्रोत है। फिर से हम समझेंगे, मौर्य वंश का टाइम पीरियड 323 ईसा पूर्व से 185, कहीं कहीं आपको मिलेगा 322 ईसा पूर्व से 185। ठीक है, दो टाइप के हम लोग स्रोत पढ़ने वाले हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इसमें हम लोगों ने पहला स्रोत देखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की। ठीक है, इसके बाद विषय किस विषय पर आधारित है? राजनीतिक विषय पर आधारित है। मुद्रा राक्षस, सॉरी, इंडिका, इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। ठीक है, महाभाष्य किसकी है? पतंजल की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजल की है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है और अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए बच्चों। ठीक है मेरे भाई। ठीक, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु। और अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। अभी हम लोगों ने दो पुस्तकें और देखी, कौन कौन सी देखी? एक देखी हम लोगों ने चरक संहिता। चरक संहिता किसकी है? चरक की है। चरक संहिता किसकी है बच्चों? चरक की है। एक देखिए हम लोगों ने कथा सरित सागर, किसकी है? सोमदेव की। अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना आप लोग देख लीजिए बच्चों, मेरे भाई मेरे बहन। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिली है। सबसे ज्यादा जानकारी अशोक के प्राचीन अभिलेखों से मिली है। सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिली है? अशोक के प्राचीन अभिलेखों से मिली है। ठीक है, सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिली पुरातात्विक स्रोत की? प्राचीन अशोक के अभिलेखों से मिले। ठीक है, लिखेंगे प्राचीनतम, 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 प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखेंगे प्राचीनतम अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख
अशोक के अभिलेख, अभिलेख, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। खरोष्टी लिपि में लिखे मिले, लिखे मिले। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, और मेरा वादा है कि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी का छूटेगा नहीं। ठीक है, मेरा वादा है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। इन अभिलेखों को पढ़ा था। इन अभिलेखों को पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। इसमें 14 शिलालेख, कितने? 14 शिलालेख, 14 शिलालेख, शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। 7 स्तंभ लेख हैं। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। ठीक है, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं? अशोक के अभिलेख हैं, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे मिले। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। इसमें 14 शिलालेख, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। ठीक है, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। एक बार जरा अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग देखें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अच्छी तरीके से देखें और नोट्स बनाते रहें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिलालेखों के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिलालेखों के बारे में। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें और अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शिलालेखों के बारे में। 14 शिलालेख। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास को लेते रहें। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे अशोक के 14 शिलालेख। हेडिंग लगाएंगे अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख, शिलालेख, 14 शिलालेख। हम लोग यहाँ इसलिए इन शिलालेखों और स्तंभ लेखों को कंप्लीट करेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख, अशोक के 14 शिलालेख। अब इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे पहला प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख। हम लोग देखेंगे अशोक के 14 शिलालेखों में जो हमें जरूरी है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो हमें जरूरी है वही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम शिलालेख। एक बार इस चीज को आप लोग रिवाइज कर दें। ठीक है, इस चीज को आप रिवाइज करें। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख की बात करें। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख लिखेंगे
पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है। समान, संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है। ये किस शिलालेख में निहित है? प्रथम शिलालेख में। अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या बात कही गई है? संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है। दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है? पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध। दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई? पशु बलि पर प्रतिबंध। और तीसरा, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। पहली बात क्या है? संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है। दूसरी क्या है? पशु बलि पर प्रतिबंध। और तीसरी बात इसमें लिखी गई वन्य जीव संरक्षण। ये किस लेख में दिया गया है? प्रथम शिलालेख में, ठीक है ना। किस शिलालेख में दिया गया है? प्रथम शिलालेख में दिया गया है। नेक्स्ट, दूसरा शिलालेख या द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, शिलालेख, द्वितीय शिलालेख लिखेंगे इसमें। द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम किसमें निहित है? अशोक के दूसरे शिलालेख में निहित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अशोक के दूसरे शिलालेख में। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? दूसरी बात इसमें कही गई है कि मानव एवं पशु चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा, चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा का वर्णन किस शिलालेख में? अशोक के दूसरे शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख या तृतीय शिलालेख, ठीक है, तृतीय शिलालेख, शिलालेख, तृतीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख की बात करें, ब्राह्मणों का सम्मान, क्या लिखा गया है इसमें? ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, ठीक है। पहली बात इसमें लिखी गई ब्राह्मणों का सम्मान। दूसरी बात, दूसरा इसमें लिखा गया है कि महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी के शिलालेख तैयार हो जाएंगे और अच्छी तरीके से नोट्स भी बन जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरा वादा है। तृतीय हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा शिलालेख, इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उन्हें ही देखेंगे। पांचवा शिलालेख, शिलालेख, पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख की बात करें, पांचवें शिलालेख में धर्ममात्यों की नियुक्ति, धर्मात्मों की नियुक्ति, धर्मात्मों की नियुक्ति, धर्मात्मों की नियुक्ति। 5 शिलालेख हम लोग देखे हैं बच्चों। मेरे भाई, इनको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, इनको आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख लें, इनको आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख लें। अशोक के हम लोग 14 शिलालेख देख रहे हैं। प्रथम शिलालेख में संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है, और इसी में दूसरी बात लिखी गई है कि पशु बलि पर प्रतिबंध, वन्य जीव संरक्षण। द्वितीय शिलालेख में हम लोगों ने पढ़ा
लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। और इसी में दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा मानव एवं पशुबल पशु चिकित्सा। ठीक है। तृतीय शिलालेख में ब्राह्मणों का सम्मान, और इसी में दूसरी बात लिखी गई महामात्यों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख धर्मात्मों की नियुक्ति, धर्मात्मों की नियुक्ति, धर्मात्मों की नियुक्ति। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। इसी तरीके हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहें, और आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ शिलालेख और। कुछ शिलालेख और देखने वाले हैं। ठीक है। कुछ शिलालेख और देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख, पांचवा हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख, शिलालेख, सातवां शिलालेख, सातवां शिलालेख। इसमें क्या है? मस्तिष्क एवं, इसमें क्या है बच्चों? मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। किसमें लिखा गया है? सातवें शिलालेख में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है ना। मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, शिलालेख, 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में अशोक की धर्म विजयों का वर्णन दिया गया है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन, अशोक की धर्म विजयों का, धर्म विजयों का वर्णन, अशोक की धर्म विजयों का वर्णन दिया गया है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन दिया गया है। ठीक है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किस 11वें शिलालेख में? ये भी इंपॉर्टेंट मार्क लेंगे, बहुत बार पेपर में आया बच्चों। ठीक है। 11वां शिलालेख अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट, 13वां शिलालेख। ठीक है। 13वां शिलालेख आप सभी लोग जानते होंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें दिया गया है? 13वें शिलालेख में दिया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें दिया गया है? 13वें शिलालेख में दिया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में दिया गया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, शिलालेख, 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग 14 शिलालेख देख रहे हैं। ठीक है। 14वां शिलालेख धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा किसमें दी गई है? धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। 14 शिलालेख हम लोगों ने क्या देखा? 14 शिलालेख। फिर से हम लोग देखने वाले हैं क्या? अशोक के 14 शिलालेख। प्रथम शिलालेख में संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है, और दूसरा शिलालेख उसी में दिया गया है कि पशुबल पर प्रतिबंध। ठीक है। पशुबल पर प्रतिबंध। तीसरी बात दी गई वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। द्वितीय शिलालेख में दिया गया है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। और उसी में हम लोग देखेंगे द्वितीय शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा का वर्णन किस शिलालेख में है? द्वितीय शिलालेख में। ठीक है। तृतीय शिलालेख में देखेंगे ब्राह्मणों का सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति। महामात्यों की नियुक्ति बोले तो बच्चा क्या होता है? महामात्यों की नियुक्ति मगध में जो मगध में जो मंत्रियों
को क्या कहा जाता है, महामात्य कहा जाता है। मगध में जो मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, महामात्य, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जो होते थे उन्हें अ, उन्हें भी यही कहा जाता था, ठीक है। आगे तृतीय शिलालेख में हो गया। पांचवा शिलालेख हम देखने वाले हैं धर्मार्थों की नियुक्ति, ठीक है। और सातवां शिलालेख में क्या है, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। 11वां शिलालेख देखेंगे अशोक की धर्म विजयों का वर्णन, 11वां शिलालेख अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को ये पढ़ाया गया है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया और आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और जरूरी है कि हर एक नोट्स में ये बना रहे, ठीक है ना, हर एक नोट्स में ये तैयार हो जाए, ठीक है। मेरा मानना यही है, ठीक। और उम्मीद भी करते हैं हम ये, ठीक। आगे हम लोग देखने वाले हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख देखने वाले हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख देखेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और अपने भाइयों और बहनों को बताइए कि हाँ, आप सभी को अजीत ऑनलाइन स्टडी में पढ़ाया जा रहा है, अजीत ऑनलाइन स्टडी में पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, ठीक है। अशोक के 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, इसको थोड़ा सा पास पास में लिखें। अशोक के 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पहला स्तंभ, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं पहला स्तंभ। पहला क्या है, टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ। एक एक चीज आप सभी को लिख के समझाई जा रही है, ठीक है। एक एक चीज आप सभी को लिख के पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों की नोट्स अच्छी तरीके से बन सके, ठीक है। एक एक चीज आप सभी को लिख के समझाया ताकि आप सभी लोगों की नोट्स अच्छी तरीके से बन सके। तो टोपरा स्तंभ में हम लोग देखेंगे, यह हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ है। प्राप्त कहाँ से हुआ है, हरियाणा से प्राप्त, कहाँ से हुआ है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में कहाँ, अंबाला, अंबाला, हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है, अंबाला से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है, अंबाला से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसे स्थानांतरित करके, इसे स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया, ठीक है ना। तो वर्तमान में कहाँ है ये, दिल्ली में है। वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में, वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में, वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है ना। टोपरा स्तंभ प्राप्त हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ है, अंबाला, वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में। इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है ना, स्थानांतरित करके, स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया, दिल्ली में। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करके, स्थानांतरित करके, ठीक है ना। लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया, दिल्ली में लाया गया। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। ठीक है, कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट, अगला स्तंभ देखेंगे हम लोग, मेरठ स्तंभ। अगला हम लोग देखेंगे मेरठ स्तंभ। मेरठ स्तंभ। मेरठ स्तंभ। मेरठ स्तंभ की बात करें, मेरठ स्तंभ की बात करें तो मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। लिखेंगे मेरठ, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, इसे भी स्थानांतरित करके किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली लाया। ठीक है ना, तो वर्तमान में कहाँ होगा? ये भी दिल्ली में। वर्तमान कहाँ? वर्तमान में कहाँ है बच्चों? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? फिरोज शाह के द्वारा। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है ना, मेरठ स्तंभ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा, तीसरा देखने वाले हैं सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ की बात करें तो सारनाथ स्तंभ से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अगला देखेंगे चौथा, चौथा है इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद की स्तंभ की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त? कौशाम्बी से। प्राप्त कहाँ से हुआ है? कौशाम्बी। 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 कौशाम्बी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कौन सा? इलाहाबाद स्तंभ लेख। वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद। वर्तमान में कहाँ है मेरे दोस्त? इलाहाबाद में। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहें और मेरा मानना है कि आप सभी लोगों की नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। और हाँ, इसे याद करना हम ही सिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे क्लास कंटिन्यू करें तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से। वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद स्तंभ को 3 शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। इलाहाबाद स्तंभ को 3 शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। कितने शासकों के द्वारा? 3 शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। कितने शासकों के द्वारा? 3 शासकों के द्वारा लिखवाया गया। 3 शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा, के द्वारा। कौन कौन से शासक थे? कौन कौन से शासक थे? लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 पे लिखेंगे अशोक। अशोक। दूसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और तीसरा है जहांगीर। जहांगीर। इसमें 3 शासकों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, इसमें 3 शासकों के द्वारा लिखा गया है चौथे स्तंभ लेख में। पांचवा देखेंगे सांची स्तंभ। पांचवा देखेंगे सांची स्तंभ। पांचवा देखेंगे सांची स्तंभ। सांची स्तंभ। सांची स्तंभ। पांचवा देखेंगे सांची स्तंभ। और इसमें लिखा है अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका है। अशोक का सांची स्तंभ, अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका है।
नष्ट हो चुका है। ठीक है, अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका है। अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका है। ठीक है, अशोक का सांची स्तंभ क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। एक बार जरा अच्छी तरीके से आप लोग क्लास को देख लें। पहला हम लोगों ने पढ़ा टोपरा स्तंभ। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा टोपरा स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? अंबाला। ठीक, वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली। किसने स्थानांतरित किया? फिरोज शाह तुगलक। मेरठ स्तंभ कहाँ पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश। वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली। इसे भी किसने स्थानांतरित किया? हरियाणा। इसे किसने स्थानांतरित किया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तीसरा स्तंभ पढ़ेंगे हम लोग सारनाथ। सारनाथ की बात करें, सारनाथ से क्या लिया गया? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इलाहाबाद स्तंभ की बात करें, कहाँ से प्राप्त हुआ? कौशाम्बी से। और वर्तमान में कहाँ है? इलाहाबाद में। इसे 3 शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। कौन कौन से थे? अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। पांचवा देखेंगे सांची स्तंभ। यहाँ से अशोक का सांची नष्ट हो चुका था। ठीक है ना, सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। ठीक है, अशोक का सांची का स्तंभ नष्ट हो चुका था। ठीक है, अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। सांची स्तंभ, यहाँ सांची स्तंभ कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। ठीक है ना, अशोक का सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। 2 और देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 2 और देखेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, सांची स्तंभ नष्ट हो चुका था। ठीक है, आगे देखेंगे छठा। छठा छठा स्तंभ देखेंगे लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? बिहार के चंपारण। कहाँ है? बिहार के चंपारण। बिहार के चंपारण या चंपारण बिहार। चंपारण बिहार। ठीक है ना, कहाँ है? चंपारण बिहार। और सातवां देखेंगे, सातवां क्या है? सातवां है रामपूर्व स्तंभ। रामपूर्व स्तंभ। रामपूर्व स्तंभ। रामपूर्व स्तंभ। रामपूर्व स्तंभ ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंपारण। प्राप्त कहाँ से हुआ है? चंपारण। ठीक है, चंपारण। ठीक है ना, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये भी कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो आज हम लोगों ने 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों की चर्चा की। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों की चर्चा की और अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ इसलिए इन्हें बताया गया है क्योंकि हम लोगों ने 2 तरह के स्रोत पढ़े थे। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की जब हम लोगों ने बात करी तो उसमें हम लोगों पुस्तकों को देखा था, जिसमें से पहली देखी थी हम लोगों ने कौन सी? अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है ना, दूसरी हम लोगों ने देखी थी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, और तीसरी हम लोगों ने देखी थी कथा सरित सागर, जिसने सोमदेव ने लिखी थी। और इसी तरीके से हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत भी देखे थे। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत की बात करते करते हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? 7 स्तंभ लेख और 14 शिलालेखों के बारे में। तो इसीलिए हम लोगों ने तुरंत इसी जगह हम लोग इन अभिलेखों, शिलालेखों और स्तंभ लेखों को पढ़ लिया है ताकि हमें आगे दिक्कत न हो। ठीक है, और अब हम लोग आगे क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अजीत ऑनलाइन स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, डेली आप सभी को एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।